तो ईरान ने अपना वादा निभाया। ट्रू प्रॉमिस 2 के नाम से जो लहर आई, कल मिसाइलों की 2 वेव्स एक के बाद एक आई। पूरे इजराइल में एक तहलका मच गया, पूरा इजराइल शेल्टर्स के अंदर चला गया। ईरानी आर्मी ने नसरुल्लाह की फोटो पोस्ट करके कहा कि हम आपको धोखा कैसे दे सकते थे। इसके पहले इजराइल में तेल अवीव के पास एक रेलवे स्टेशन पर 8 से 10 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। जो हमले हुए हैं उनमें 3 एयरबेस तबाह हो गए हैं। और इन सब का असर यह कि जब कल नेतन्याहू बयान दे रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। फिर शायद कैमरामैन के समझ में आया होगा कि ये कांपते हुए हाथ अगर लाइव में जाएंगे तो बेइज्जती होगी, तो उसको बाकायदा जूम करके हाथ हटा दिया गया। ये और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं फलस्तीन, इजराइल, लेबनान और अब ईरान को भी जोड़ लीजिए और इनके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। कल रात हमारे यहां जब रात के 11 बज रहे थे उस समय ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर। ईरान ने इसके पहले भी इजराइल के ऊपर ड्रोन्स वगैरह फेंकी थी, लेकिन उस समय जब मैंने वीडियो किया था मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि ये जानबूझकर ऐसी ड्रोन्स भेजी गई थी और ऐसी चीजें भेजी गई थी जिनको पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगता है। सबको पता था कि वो इंटरसेप्ट हो जाएंगी। उस समय ईरान कोई बड़ी लड़ाई नहीं शुरू करना चाह रहा था, वो सिर्फ ये चाहता था कि इजराइल को ये पता चल जाए कि हम भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो मिसाइल्स फेंकी गई हैं वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। 12 मिनट में ईरान से पहुंची हैं वो इजराइल, और इस 12 मिनट में ना तो इनका कोई तोड़ ढूंढ पाया है इजराइल और ना ही आयरन डोम इसको नाकाम करने में सफल रहा है। ये मिसाइलें वो थी जिनमें से 80% मिसाइलें निशानों पर लगी हैं, जो निशाने साध कर लगाई गई थी, भेजी गई थी। अब मजेदार यह है कि अमेरिका भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है कि कोई खास असर नहीं हुआ है। मजेदार यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, आईटी सेल के लोग हैं, उसमें से एक साहब जो विधायक है उनका मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं मुर्गा छाप ये बम था। ये कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियोस हैं उस बमबारी के बाद इजराइल के लोगों के। रोती हुई महिला दिख रही है, पैनिक में लोग दिख रहे हैं। एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा किस तरह से बंकर में लोग छुपे हुए हैं। मुर्गा छाप से बंकर में कोई नहीं छुपता है। आप यहां बैठकर चीयर लीडर बने हुए हैं, वहां क्या चल रहा है इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारियां आ रही हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और गौर से उसको सुनिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जिससे खाड़ी का फ्यूचर तय होगा। पहली बात तो यह कि ईरान ने जो निशाने बनाए थे उसमें किसी रिहायशी इलाके में किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया था। आप अगर वीडियोस देखेंगे तो मिसाइलें जिस तरह से जमीन पर गिर रही हैं, मिसाइलें जिस तरह से बेसिस पे गिर रही हैं और जिस तरह का इंपैक्ट आ रहा है, अगर उसका निशाना रिहायशी इमारतों को बनाया गया होता तो इजराइल से इस समय लाशों की खबरें आ रही होती। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इजराइल अपना नुकसान कभी नहीं दिखाता है। उसको लगता है कि अपनी एक इमेज ऐसी बना के रखी जाए कि हमारा तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है, इसलिए वो लगातार इस तरह की खबरों को कॉन्सील करता है, छुपाता है। आपके सामने टाइम्स ऑफ इजराइल की एक कटिंग है। टाइम्स ऑफ इजराइल इजराइल का अखबार है और उस कटिंग में बहुत साफ साफ यह लिखा हुआ है कि कहां कहां पर किस किस एसेट पर इफेक्ट हुआ है, यह जानकारी प्रेस को नहीं दी गई है। यानी इस हमले में कौन कौन सी जगहों पर हमला हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी इजराइल अपने ही प्रेस को नहीं दे रहा है। और आप ये जानते हैं कि वहां पर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं वहां प्रेस को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सब चंगासी वाला जो फार्मूला है वो इजराइल भी अपनाता है कि बाहर वालों को पता ना चले कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। जो मिसाइलें आपने देखी हैं उनका इफेक्ट साफ साफ दिखा है, उठती हुई आग दिखाई दी है और बहुत साफ बात है कि नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल के 3 एयर बेसेस पर यह हमले किए गए और तीनों एयर बेस फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।
अब ये जो एयर बेस होते हैं वो क्या होते हैं? नेवातिम जैसे एयर बेस है। नेवातिम इजराइल के साउथ में एयर बेस है और यहां पर अमेरिका के जहाज उतरते हैं जो हथियार लेकर आते हैं, जो बाकी सारी चीजें लेके आते हैं। यानी वो एयर बेस ईरान ने खत्म कर दिया जिससे अमेरिका के हथियार आते थे। बन जाएगा लेकिन बनने में वक्त लगेगा, उतने दिनों तक अमेरिका के हथियार यहां आना मुश्किल होगा। यह तो हो गया नेवातिम। दूसरा जो उन्होंने नष्ट किया है एयरबेस, उसका नाम है तेल नाफ। तेल नाफ तेल अवीव के बेहद करीब है। दरअसल इन हमलों में चाहे वो हिजबुल्लाह का सुबह का हमला कल का रहा हो, चाहे हूथी का हमला रहा हो, चाहे वो शाम का रात का ईरान का हमला रहा हो, इन हमलों में एक चीज बहुत नई हुई है। अभी तक जो हमले होते थे, हाइफा पोर्ट पे हमला हो गया, नॉर्दर्न में हमला हो गया, सदर्न में हमला हो गया, लेकिन तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, तेल अवीव पर हमले आज तक नहीं हुए थे। तेल अवीव को माना जाता था कि जो आयरन डोम है, अब आयरन डोम क्या है? ढेर सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे पूरा एक सर्कल आप मान लीजिए बना हुआ है और जो ही कोई ड्रोन वगैरह आता है उसको उससे नष्ट कर दिया जाता है। माना जाता था कि आयरन डोम इतना मजबूत है कि तेल अवीव के अंदर कोई भी मिसाइल नहीं घुस सकती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि आयरन डोम जो होता है वो ड्रोन्स के लिए और छोटी मिसाइल्स के लिए तो कामयाब हो सकता है, लेकिन जब सीधे सीधे सुपरसोनिक मिसाइल्स आएंगी जो 12 मिनट के अंदर ईरान से इजराइल पहुंच जाएंगी, तो इजराइल क्या कोई भी देश इन मिसाइलों का सामना करने के लिए तुरंत तैयार नहीं हो सकता है। और पिछली बार ईरान ने बाकायदा बता दिया था हम कब हमला कर रहे हैं, सब तैयार थे। इस बार ईरान ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और हमले के कोई 2 घंटे 3 घंटे पहले से अमेरिका से ये बयान आने शुरू हुए थे, उनको इंटेलिजेंस मिली होगी कि आज हमला हो सकता है। और जब हमला हो गया तो बाइडेन साहब जो हैं वो कहते हैं कि यूएस मिलिट्री को मैंने डायरेक्ट किया कि जो भी मिसाइलें ईरान की तरफ से आ रही हैं उनको नेस्तनाबूद कर दो, उनको खत्म कर दो। अब 12 मिनट में जब इजराइल की मिसाइलें उसको नेस्तनाबूद नहीं कर पाई तो अमेरिका की मिसाइलें कितना नेस्तनाबूद कर पाती। कुल मिलाजुलाकर हुआ बस इतना है कि ईरान ने चूंकि इजरायली नागरिकों के ऊपर हमला नहीं किया है, शहरियों के ऊपर हमला नहीं किया है, वहां की जो रिहायशी इमारतें हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया है, लाशें नहीं गिरी हैं, तो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कहेंगे ही, क्योंकि इनका तो काम लाश गिराना है। ये तो हमला जब भी करते हैं तो रिहायशी इलाकों पर करते हैं, रिहायशी इमारतों पे करते हैं जिसमें औरतें, बच्चे और आम शहरी मारे जाएं। लेकिन ईरान ने अपना मोरल इनसे ऊपर दिखाया है और केवल आर्मी के इलाकों पर हमला किया है। कल यूएन में जो ईरान के प्रतिनिधि हैं उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि जिस तरह से नसरुल्लाह को मारा गया था, जिस तरह से सीरिया में हमारा जो दूतावास है उसके ऊपर हमला करके हमारे लोगों को मारा गया था, उसमें हमने जो कुछ किया है वो यूएन चार्टर के हिसाब से है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट तो बहुत अच्छा है। इजराइल लेबनान में हमला कर दे, इजराइल फलस्तीन में हमला कर दे, इजराइल कहे कि हमारी सेना जमीन से जाकर वहां लड़ेगी, इजराइल वहां आम शहरियों को मार डाले और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है इजराइल के पास अपने को डिफेंस करने का अधिकार है, इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। जब आप लेबनान में घुस के हमला करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस होता है, लेकिन जब ईरान आपके शहरी इलाकों को छोड़कर, जहां लोग रहते हैं, जिन इमारतों में लोगों के रिहाइश है, उनको छोड़ के आपके आर्मी बेसिस पे हमला करता है, तो ये एस्केलेशन हो जाता है। एस्केलेशन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन नसरुल्लाह की हत्या की गई थी। एस्केलेशन तो होना ही होना था। कल जो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा, अपने ट्विटर पर लिखा, ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। दुनिया के हर मुल्क को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अगर आज लेबनान में जिस तरह का हमला हुआ है उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया गया होता, कल ईरान पे भी हमला होता तो कोई क्या कर लेता? अमेरिका तो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा ही रहेगा, लगातार बयान दे ही रहा है, पहले भी बयान देता रहा है। और सब जानते हैं कि इजराइल अगर अमेरिका पर भी हमला कर देगा तो अमेरिका शायद जाके इजराइल के साथ खड़ा होगा, अपने ही मुल्क के साथ खड़ा नहीं होगा। और क्यों ना हो,
जब इजरायली सोर्सेस से उनको चुनाव लड़ने से लेकर इतने सारे पैसे मिलते हैं तो क्यों नहीं वो ऐसा चाहेंगे। और अमेरिका तो वो मुल्क है जो हमेशा चाहेगा कि जंग चलती रहे। मैं जो आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, जो लिस्ट दिखाई दे रही है, यह अमेरिका के संसद के लोगों की है। अमेरिका के आप यहां के हिसाब से कहना चाहें तो कह लें एमपी की है, सीनेटर्स की है। और ये वो सीनेटर्स हैं जिन्होंने अपना स्टॉक मार्केट का पैसा सारा का सारा उन कंपनियों में लगाया हुआ है जो हथियार बनाती हैं, जो हथियार बेचती हैं, जो जंग का सामान बेचती हैं। तो अगर जंग का सामान बिकता रहेगा, जंग चलती रहेगी, तो इनके स्टॉक ऊपर जाते रहेंगे, इनका पैसा बढ़ता रहेगा। तो अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये सेनेट के अंदर हमेशा ऐसी चीजों का समर्थन करेंगे जिससे जंग चलती रहे। अमेरिका एक ऐसे मुल्क में बदल गया है जो नई नई कब्रें बनाने में, जो नए नए इलाकों को बर्बाद और तबाह करने में लगा हुआ है। और मिडिल ईस्ट में अगर जंग होती है तो उस जंग से सीधा फायदा इन हथियार की कंपनियों को होगा और उनके थ्रू इन सारे सीनेटर्स को होगा जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं होगी। ना तो ईरान ने मिसाइल फेंककर इजराइल को हरा दिया है, ना इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करके हिजबुल्लाह को हरा दिया है। अभी मैं आज की आपको बात बताऊं, 3 दिनों से लगातार इजराइल कह रहा है कि हम अब जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हमारी आर्मी जो है वो लेबनान के अंदर घुसेगी। हकीकत यह है कि एक भी इजरायली सैनिक अभी तक लेबनान के अंदर जमीन के रास्ते से घुसने में कामयाब नहीं हुआ है। ओडेसे के पास, ओडेसे गांव है, उसके पास जो लड़ाई हुई है उसमें इजराइल के सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया है। बताया जा रहा है कुछ लोग मारे भी गए हैं। इसके अलावा भी बाकी जहां जहां लड़ाइयां हुई हैं, कहीं भी किसी एडवांस की सूचना बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, इजराइल के अपने अखबारों में भी नहीं है। जो लोग मेरे वीडियोस नियमित देखते रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि आसमानी लड़ाई में हेलीकॉप्टर भेज के बम गिराने में तो इजराइल बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जो जमीनी जंग है वो बहुत लंबी चलेगी। 2006 में जो लड़ाई चली थी वो भी कई साल चली थी। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को हराया था और लेबनान से इजराइल को बाहर किया था। इस बार तो पहले उनको अंदर घुसना है, अंदर घुसने में कामयाबी मिलेगी, उसके बाद भी लड़ाई चलेगी और बरसों चलने वाली लड़ाई जैसी कंडीशन नजर आ रही है। आप सोचिए, सीज फायर जुलाई में होने वाला था, सब कुछ फाइनल था। मैं भी यहां से देख रहा था और मुझे भी लग रहा था कि जिस तरह से हमास के लोग भी राजी हो गए हैं, मोसाद के चीफ, सिनबेट के चीफ, ये सारे लोग जो इजराइल की तरफ से बातचीत कर रहे थे, उनसे भी ऐसी खबरें आ रही थी कि वो राजी हो गए हैं। एक मसविदा बन गया था और 5 स्टेजेज में पूरा का पूरा सीज फायर होना था। लेकिन ठीक उसी समय नेतन्याहू ने पेच लगा दिया और उसके बाद से जब भी सीज फायर की बात किसी स्टेज पे पहुंचती है, नेतन्याहू लगातार पेच लगाता रहता है। मैं आपसे कह चुका हूं कि नेतन्याहू का सिर्फ इतना सा मामला है कि जब तक जंग चलेगी तब तक वो कुर्सी पर बैठा रहेगा। अपना बच्चा तो उसका अमेरिका में रहता है, वो तो इजराइल में रहता नहीं है, उसके ऊपर कोई खतरा है नहीं। बाकी कोई मरता है, जीता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बस जंग चलनी चाहिए ताकि कुर्सी बनी रहे। अगर उस समय यह सीज फायर हो गया होता, सोच के देखिए, तो ईरान ने भी कहा था, ईरान से तो खैर कोई जंग चल ही नहीं रही थी उस समय, हिजबुल्लाह ने भी कहा था कि जो हम नॉर्दर्न बॉर्डर पे लगातार आक्रमण कर रहे हैं उसको हम बंद कर देंगे अगर सीज फायर हो जाए। ईरान ने बात के टाइम में कहा था कि अगर सीज फायर हो जाता है तो हमारे लोगों को जो मारा गया था उसका हम बदला नहीं लेंगे। यही तो धोखा दिया गया ना। ईरान के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हमसे यह कहा गया कि आप बदला ना लो, हम सीज फायर कराने जा रहे हैं। हमने बदला इसीलिए नहीं लिया कि सीज फायर हो जाएगा, पूरे इलाके में शांति हो जाएगी तो वो सबके लिए बेहतर होगी। लेकिन इनको अंधेरे में रखा गया, इनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया और बम गिरा दिए गए हिजबुल्लाह के ऊपर, नसरुल्लाह को मार दिया गया। जिसके बाद इजराइल ने ये एक पूरी कैंपेन चलानी शुरू की और बहुत सारे लोग उसके झांसे में आए कि ईरान ने नसरुल्लाह को गिफ्ट कर दिया है, ईरान ने नसरुल्लाह को मरवा दिया है। सच बात यह है कि किसी ईरानी मोल ने ऐसा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के शासन का कोई हाथ हो सकता था। वो ऐसा क्यों करेगा, खुद को कमजोर क्यों करेगा। ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति ने एक बयान दिया बीच में और उन्होंने कहा कि जो हमने ईरानी आर्मी के अंदर यूनिट बनाई थी इजराइल का मुकाबला करने के लिए, उसका जो चीफ था वो मोसाद का एजेंट था। तो अब मोसाद किस तरह से अंदर तक घुसा हुआ है, इसका ये एक एग्जाम्पल था।
तो बिल्कुल संभव है कि मोसाद का कोई आदमी ईरान का मोल बन के काम कर रहा हो, उसने सूचना दी हो, आज नहीं कल बाहर आएगा ही नसरुल्लाह की मौत के लिए। लेकिन प्रेशर इतना बन गया था कि ईरान अगर इस बार हमला नहीं करता तो फिर सारी दुनिया को यही लगता कि या तो ईरान खुद शामिल है और या फिर ईरान डर के मारे हमला नहीं कर रहा है। और ये अब जंग रुकने वाली नहीं है। इजराइल ने कहा है कि वो इसका बदला लेगा, अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल के साथ मिलकर इसका बदला लेगा, इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे ईरान को। तो ईरान ने भी बहुत साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इजराइल पे आगे भी लगातार हमले होते रहेंगे। और साथ में उसने अमेरिका से कहा है, और आप जानते हैं कि अमेरिका के ढेर सारे नेवल बेस हैं, बहुत सारे उसके ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। बहुत साफ साफ कहा है ईरान ने कि अगर अमेरिका इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उसके जो नेवल बेसेज हैं, जहां उसके जहाज हैं, जहां उसके सैनिक हैं, उन सारी जगहों पर ईरान हमला करेगा। कल रात को भी ईरान के हमले के बाद और तो इजराइल क्या कर सकता था, अपना हेलीकॉप्टर भेज के कई जगहों पर उसने हमला किया। स्कूल तो तोड़ ही चुका था, इसके पहले उसने यूनिवर्सिटीज तोड़ी थी, इसके पहले हॉस्पिटल तोड़ा था। इस बार हमला करके एक यतीम खाना, एक अनाथालय तोड़ दिया। और अमेरिका क्यों कुछ कहेगा, इजराइल तो कुछ भी कर दे। मैं तो कह रहा हूं इजराइल अगर अमेरिका पर आक्रमण भी कर दे तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहेगा कि इजराइल ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, वो अमेरिका की जगह इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। तो अब यह जंग लंबी चलने वाली है। इजराइल के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं उससे जुड़े हुए वहां से पोस्ट हो रही है, लगातार बयानात आ रहे हैं कि ईरान की जो आयल फैसिलिटीज हैं उन आयल फैसिलिटीज पे हमला हो सकता है। अब ईरान इतना तो जानता ही होगा कि ऐसी कोशिश इजराइल करेगा, वो उसको किस तरह से बचाएगा, बदले का हमला किस तरह से करेगा, ये जंग किस तरफ जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही बताया जा सकता है। लेकिन वो डर जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जंग कहीं तीसरी जंग में ना बदल जाए, कहीं थर्ड वर्ल्ड वार में ना बदल जाए, ये सबसे बड़ा डर है। आप जानते हैं कि उधर रूस और यूक्रेन में लगातार लड़ाई चल रही है। यहां अगर खाड़ी की जंग बड़ी होती है तो क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात जरूर कही जा सकती है कि जो खाड़ी के तमाम सारे अरब मुल्क हैं दूसरे, उनकी गद्दारी पक्की है, वो वही करेंगे। कल भी जॉर्डन ने बयान जारी किया कि ईरान ने जो हमला किया उसको रोकने के लिए हमने पूरी कोशिश की। आप यही कर सकते हैं, आप अमेरिका की गुलामी कर सकते हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन आपके घर में भी इजराइल की आर्मी घुस आएगी और तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो यही कहेगा कि इजराइल हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और आप कुछ कहने की कंडीशन में रह नहीं जाएंगे। तो खैर, आगे जैसे जैसे जो होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जल्दीबाजी में नहीं, फटाफट नहीं, आराम से एनालिसिस सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस काम के हैं, इनको दूर तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल की मदद की जानी चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपनी बातें कमेंट में दर्ज कराते रहिए। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम लगातार सच कहने की कोशिश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।